नमस्कार। इस बारिश के बीच मुंबई से मैं पूजा भारद्वाज सिटी सेंटर शो लेकर हाजिर हूं। शो की शुरुआत कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की खबर के साथ। सीबीआई ने आज मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती को समन किया। 10 बजे के आसपास वो अपने घर से निकली और 11 बजे के आसपास डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सीबीआई ने उनसे पूछताछ शुरू की और करीब 10 घंटे तक उनसे लंबी पूछताछ चली। सुबह रिया डीआरडीओ के गेस्ट हाउस पहुंची, जहां सीबीआई की टीम ठहरी हुई है। पूरे 10 घंटे तक ये पूछताछ चली। पूछताछ के बाद रिया सांता क्रूज पुलिस स्टेशन पहुंची और वहां से मुंबई पुलिस की सुरक्षा में अपने घर पहुंची। इसके अलावा ईडी की टीम कल रिया के पिता को बैंक लेकर गई थी और लॉकर की जांच करवाई गई थी। इधर ईडी ने गोवा के कारोबारी गौरव आर्या को 31 अगस्त को हाजिर होने के लिए कहा है। आपको बता दें कि गौरव आर्या का नाम रिया चक्रवर्ती के साथ उस चैट में आया था जिसमें कथित तौर पर ड्रग्स पर बात हुई थी। और आज दिन भर चली रिया चक्रवर्ती से सीबीआई की पूछताछ पर डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर मौजूद सुनील सिंह मेरे सहयोगी और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत संदिग्ध मौत में सीबीआई की जांच का आज 8वां दिन है और 8वें दिन की पूछताछ इस लिहाज से अहम रही क्योंकि मामले में मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती को आज यहाँ डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में बुलाया गया था। सुबह तकरीबन 10:30 बजे के करीब वो पहुँची थी और रात को 9 बजे गई, यानी कि 10 घंटे के करीब उनसे लंबी पूछताछ हुई है। साथ में उनका भाई शोभिक चक्रवर्ती भी था। पूछताछ में कई अहम सवाल पूछे गए। जो सबसे अहम वो था कि पहले तो मुलाकात सुशांत से कब और कहाँ हुई और कैसे फिर बात आगे बढ़ी, और जो सबसे अहम था वो ये हिस्सा था कि 8 जून को आखिर क्या हुआ था कि रिया सबको घर छोड़कर चली गई और बाद में उन्होंने सुशांत का फ़ोन ही ब्लॉक कर दिया। दरअसल सीबीआई की जो पूरे जांच है वो इसी बात पे आधारित है कि ऐसा क्या हो गया था कि सुशांत ने इस तरह का कदम उठा लिया, और इसके लिए ही वो पहले दिन से ही जो 4 जो अहम किरदार हैं उस घर में जो 14 जून को मौजूद थे, वो सिद्धार्थ पिठानी, कुक जो है केशव, नीरज सिंह जो कि नौकर है और दूसरा दीपेश सावंत, ये वो शख्स है जो कि उस दिन घर में मौजूद थे और इन्होंने ही सबसे पहले जो सुशांत सिंह को उस दिन फंदे से लटकते हुए देखा था। तो उनसे बयान लिए गए, फॉरेंसिक एविडेंस जमा किए, बाकी और भी दूसरे जो लोग हैं उनसे पूछताछ की गई। इसके पहले सीए जो हैं उनसे भी पूछताछ की जा चुकी थी, यानी कि सब कुछ जानकारियां जमा करने के बाद आज फिर सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती को तलब किया था और पूरी कोशिश की गई कि उनसे सवाल जवाब किया जाए। और जो आरोप लगे हैं खुदकुशी के लिए उकसाने के और साथ में 15 करोड़ की धोखाधड़ी का, उस संबंध में कुछ अहम सुराग जमा करने की इसी कोशिश में लगभग 10 घंटे रिया से पूछताछ की है सीबीआई ने। और बात ये अच्छी बड़ी बात ये थी कि इस दौरान जो कुक है केशव वो यहाँ पर मौजूद था, सिद्धार्थ पिठानी यहाँ पर मौजूद था, साथ ही नीरज सिंह जो नौकर था वो भी यहाँ पे अहम मौजूद था। यानी कभी कभी सभी को अलग रखकर और हो सकता है कि एक दूसरे के सामने रखकर भी पूछताछ की गई हो। सीबीआई की पूरी कोशिश है कि सच्चाई के तह तक जाने की, जिसमें वो लगातार अपना प्रयास कर रही है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल और सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती के सामने 10 अहम सवाल रखे। कौन से थे ये 10 बड़े सवाल, आपको बताते हैं। सीबीआई ने रिया से पूछा, सुशांत सिंह की मौत के बारे में आपको किसने बताया? उस वक्त आप कहाँ थी? सुशांत की मौत के बारे में पता चलने के बाद क्या आप उनके घर पर गईं? अगर नहीं तो कब और कहाँ आपने उनका पार्थिव शरीर देखा? 8 जून को सुशांत का घर क्यों छोड़ा? सुशांत और आपके बीच कोई झगड़ा हुआ था जिसके कारण क्या आपने घर छोड़ा? 9 से 14 जून के बीच क्या आपका सुशांत के साथ कोई संपर्क था? अगर हाँ तो किस बारे में, और अगर नहीं तो क्यों? 9 से 14 जून के बीच क्या सुशांत ने आपसे संपर्क करने की कोशिश की थी? क्या आपने उनके फोन संदेशों को नजरअंदाज किया? अगर हाँ तो क्यों? क्या सुशांत ने आपके परिवार वालों से बात करने की कोशिश की थी? किस बारे में बात हुई थी? सुशांत की सेहत में क्या कोई दिक्कत थी और उसका किस तरह का इलाज हो रहा था? डॉक्टरों, मनोचिकित्सकों और दवाओं की जानकारी दें। सुशांत के परिवार के साथ आपके कैसे रिश्ते थे? आपने सीबीआई जांच की मांग क्यों की? क्या आपको कोई गड़बड़ लगी? और भाई ये बात करते हैं कोविड-19 से जुड़ी खबर की। मुंबई के एक बड़े कोविड सरकारी अस्पताल ने ये दावा किया है कि उनके 90% से ज्यादा गंभीर मरीजों पर रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब जैसी दवाइयों ने अच्छा असर किया है। लेकिन जो छोटे अस्पताल, उनमें से कई अस्पतालों ने दावा किया है कि उनके पास अभी भी इन दवाओं की कमी है, वो भी ऐसे वक्त में जब शहर में 50 से ज्यादा उम्र के जो मरीज हैं उनमें से 20 से ज्यादा की हर रोज मौतें हो रही हैं। मुंबई के बड़े सरकारी कोविड अस्पतालों में शामिल नायर अस्पताल में अब भी करीब 300 गंभीर मरीजों का इलाज चल रहा है।
अस्पताल के डीन डॉक्टर रमेश भरमाल बताते हैं कि यहां भर्ती हुए गंभीर मरीजों में से करीब 90% मरीजों पर टोसिलिजुमाब और रेमडेसिविर जैसी एंटीवायरल दवाओं ने असर किया है। हमने करीबन 500 मरीजों में किया, उनमें से 90% मरीजों में बहुत ही अच्छे रिजल्ट उनके दिखाई दे रहे हैं। अभी भी हमारे पास रेमडेसिविर हमारे क्रिटिकल मरीजों के लिए अवेलेबल है और हम उसका यूज़ करते जा रहे हैं। इसके बहुत ही अच्छे फायदेमंद इलाज हमारे मरीजों का हो रहा है। कोविड-19 से जिंदगियां बचाने के लिए कारगर मानी जा रही ये दवाएं मिलने से जहां सरकारी अस्पतालों का दावा है कि मरीजों की जान बच रही है, वहीं करीब 40% मौतों के लिए जिम्मेदार बताए जा रहे प्राइवेट अस्पतालों, खासकर छोटे अस्पतालों में अब भी इन दवाओं की कमी है। इंजेक्शन रेमडेसिविर वायरल रेप्लिकेशन कम करता है, स्टॉप करता है, और इंजेक्शन टोसिलिजुमैब होता है वो कोविड स्टॉर्म, जब एकदम क्रिटिकल पेशेंट होता है, जब 3-4 दिन कोविड होने के बाद एकदम सडनली पेशेंट कोलैप्स हो जाता है, तब ये इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इमरजेंसी ड्रग इंजेक्शन टोसिलिजुमैब। अभी ये जो रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब जो इंजेक्शन है, ये अभी रिसेंट इनका एडवांस है, जस्ट कोविड होने के बाद इनका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुआ है। टाइम लगता है इनके मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इतना डे टू डे यूज में हम लोग पहले कभी यूज नहीं किए। दिस इज ओनली ड्यूरिंग कोविड टाइम्स हम लोग यूज कर रहे। सो जितना डिमांड है उससे कहीं गुना लेस सप्लाई है, कहीं गुना। बॉम्बे में भी इसका काफ़ी शॉर्टेज हो रहा है, काफ़ी शॉर्टेज। पेशेंट एडमिट होते बराबर हम लोग को पेशेंट को बताना पड़ता है कि ये 2 इंजेक्शन लगेंगे, आपको इमरजेंसी में लेना है। ये कहीं नहीं मिलते पेशेंट इजीली, इतना अवेलेबिलिटी बहुत कम जगह पे दूर से लाना पड़ता है पेशेंट को, इससे दिक्कतें होती है। ये इंजेक्शन मेडिकल स्टोर में नहीं बल्कि डिस्ट्रीब्यूटर से सीधे खरीदे जाते हैं, लेकिन मुंबई के एक बड़े फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी इसका स्टॉक खत्म दिखा। 26 अगस्त तक के आंकड़े को देखें तो मुंबई में हुई कुल 7,502 मौतों में से 6,244 मौतें 50 साल से ज्यादा के मरीजों की हुई हैं, यानी 83% मौतें। बुजुर्गों के लिए खासकर कई हेल्थ कैंपेन मुंबई में चल रहे हैं, लेकिन इनके लिए इन दवाओं की ज्यादा मात्रा में उपलब्धता की मांग अब भी कायम है। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। असम में एक टीवी सीरियल पर इसलिए रोक लगा दी गई है क्योंकि कुछ संगठनों को लगता है कि उससे लव जिहाद को बढ़ावा मिल रहा है। पुलिस ने आनन फानन में कार्रवाई करते हुए इस पर रोक लगा दी, लेकिन जो सीरियल की अभिनेत्री हैं जिन्होंने शिकायत की है कि उन्हें परेशान किया जा रहा है, उस पर ध्यान दिया नहीं जा रहा। এইখন ঘৰত থাকিবলৈ হলে তাই মোৰ শৰ্ত মানি চলিব লাগিব। আৰু প্ৰায়শ্চিত কৰোৱা एक प्राइवेट चैनल पर 6 जुलाई से चल रहे सीरियल बेगम जान पर अब पाबंदी लगा दी गई है। हिंदू जागरण मंच, 2 और संगठनों और एक शख्स ने इसे लेकर कामरूप डिस्ट्रिक्ट कंटेंट मॉनिटरिंग कमेटी में शिकायत की। 1995 के केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट के तहत ये कमेटी बनाई गई है। बेगम जान सीरियल है, उसका जो कहानी है वो जो हमारा भारतीय संस्कृति, असमीज जो संस्कृति है, इस संस्कृति के आधार उसका कहानी नहीं था। ब्राह्मण समाज का इतना कुरीति नीति दिखाया है पूरा असमी समाज में कि यहाँ लाभ जिहाद का इतना बड़ा ये हो रहा है, जिसमें वो मुसलमान इसका इतना ये हो रहा है, तो उसका ये सीरियल से वो भी प्रभावित हो रहा है। ये सीरियल एक हिंदू लड़की के बारे में है जो समाज के दुश्मनों से लड़ती है और एक मुस्लिम नौजवान से उसकी दोस्ती हो जाती है। लेकिन अब इस सीरियल पर गुवाहाटी के पुलिस कमिश्नर के 24 अगस्त के आदेश के तहत रोक लगा दी गई है। जिला स्तर की मॉनिटरिंग कमेटी में इस पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसके 10 सदस्य हैं। ये तय किया गया है कि इस पर 2 महीने के लिए रोक लगा दी जाए, क्योंकि ये डर है कि इससे शांति पर असर पड़ सकता है और सरसरी तौर पर ये आरोप सामने आए हैं कि इससे समाज के एक तबके की भावनाएं आहत हो सकती है। सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। टीवी चैनल को मॉनिटरिंग कमेटी की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। चैनल कोर्ट जा सकता है। It is not on love. It was not on love or anything to do with love jihad. It was just इसका लव जिहाद से कोई लेना देना नहीं है। ये एक हिंदू लड़की के बारे में है जो एक मुस्लिम बस्ती में परेशानी में पड़ जाती है और एक मुस्लिम लड़का उसकी मदद करता है। हमारी लीगल टीम इस बारे में विचार कर रही है। ये पहली बार हुआ है कि इस तरह की कोई कार्रवाई की गई हो। हमको इस सीरियल में कोई भी बात किसी धर्म के खिलाफ नहीं लगती है। Regarding the serial,
लेकिन गुवाहाटी पुलिस ने बेगम जान की एक अभिनेत्री की शिकायत पर अब तक कोई ध्यान नहीं दिया है। इस अभिनेत्री को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है, बदसलूकी की जा रही है और धमकियां दी जा रही हैं। उसे एसिड फेंकने और रेप तक की धमकियां मिल रही हैं। मुझे प्रशासन पर, कानून पर पूरा भरोसा है। जो वो सोशल मीडिया पर कर रहे हैं वो एक तरह से जुबानी रेप ही है। आजकल के दिनों में ये चलन हो गया है कि सोशल मीडिया पर कलाकारों को इस तरह से परेशान किया जाए। ये दर्दनाक है, पेनफुल। पुलिस की बात माने तो उनका ये दावा है कि अभिनेत्री द्वारा दायर किए गए मामले पे छानबीन अभी भी चल रही है। बेगम जान को अभी फिलहाल बंद रहना पड़ेगा, मगर जो सबसे बड़ी बात है ये है कि असम में अब ये देखा जा रहा है कि धर्म, राजनीतिक राय और आलोचनाओं के ऊपर इंटॉलरेंस बढ़ रहा है और आगे आने वाले दिनों में ये बहुत गंभीर विषय बन सकता है। गुवाहाटी से रत्नदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया। शिक्षा मंत्रालय जहां नीट और जेईई की परीक्षा कराने पर अड़ा हुआ है, वहीं विपक्ष ने अब सड़क से अदालत तक इसके खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। अब सुप्रीम कोर्ट में परीक्षा के खिलाफ पुनर्विचार याचिका भी दायर कर दी गई है। शुक्रवार को दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में कांग्रेस सड़क पर उतरी। नीट और जेईई की परीक्षाओं की तारीख आगे बढ़ाने को लेकर पार्टी ने शिक्षा मंत्रालय का घेराव किया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी परीक्षाएं कराने को लेकर केंद्र पर जमकर बरसीं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी वीडियो जारी कर सरकार से परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की। My dear students, I feel for you because you are now facing a very difficult situation. The issue of your exams, of when they should be taken up or where, is a most important issue for you all, not only for you, for your families. You are our future. We depend on you to build a better India. Therefore, if any decision has to be taken regarding your future, it is important that it is being taken with your concurrence. पंजाब, बंगाल, महाराष्ट्र समेत 6 राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में परीक्षाओं की तारीख आगे बढ़ाने को लेकर पुनर्विचार याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि परीक्षाएं कराना छात्रों के जीने के अधिकार के खिलाफ है। छात्रों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। भारत में कोरोना से 60,000 मौतें हो चुकी हैं। ऐसे में परीक्षाएं कराना बच्चों के जीवन से खिलवाड़ है। छात्रों के अलावा उनके परिवार पर भी कोरोना का खतरा बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर परीक्षा कराने के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि हाल ही में यूपी सरकार ने सफलतापूर्वक बीएड की परीक्षाएं कराई हैं। गैर बीजेपी शासित राज्य चाहते हैं कि परीक्षाएं ना हो, बीजेपी शासित राज्य कह रहे हैं परीक्षा हो। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं हमने बीएड की परीक्षा कराई है। ऐसे में राजनीति होना लाजमी है पक्ष विपक्ष के बीच, लेकिन 60,000 मौतें हो चुकी हैं देश में कोरोना से। ऐसे में अगर ये परीक्षाएं होती हैं तो छात्रों के लिए इंतजाम बेहद पुख्ता करने होंगे, क्योंकि वो देश का भविष्य है। नई दिल्ली में सहयोगी शशिकांत के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। यूपी सरकार ने निजी कंपनियों की भागीदारी से 20 लाख लोगों को रोजगार देने की योजना शुरू की है। निजी कंपनियों का दावा है कि उन्होंने रोजगार में लगाकर कई बेरोजगारों को नौकरी दी है, लेकिन जब हमने पड़ताल की तो पता चला कहीं बेरोजगारों को कागज पर नौकरी दे दी गई है तो कहीं रोजगार देने के नाम पर बस पैसे वसूले जा रहे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के हापुड़ से रविश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट। हापुड़ के धौलाना में लॉकडाउन में नौकरी खो चुके बेरोजगारों को प्राइवेट गार्ड बनाने की कोशिश चल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के भर्ती मेले में आई इस कंपनी ने गार्ड के तौर पर सौरभ राणा को भर्ती कर लिया है, लेकिन सेना का फिजिकल दे चुके बीए पास नरेंद्र बाहर हो गए हैं। कारण नरेंद्र के पास प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी को देने के लिए पैसे नहीं हैं। ये कंपनी देहरादून में महीना भर तक ट्रेनिंग देने के नाम पर 10 से 40 हजार रुपए तक इन बेरोजगारों से वसूल कर रही है। वहाँ से निकाल दिया गया, फिर अब बेरोजगार घर पड़े थे तो यहाँ पे देखा भर्ती चल रही, हम यहाँ पे आ गए सर। अच्छा जी। यहाँ पर क्या क्या आपसे पंजीकरण शुल्क के अलावा क्या बोला गया?
पंजी शुल्क के अलावा बोला था कि वहाँ जाओगे तो 9,500 रुपये देने पड़ेंगे ट्रेनिंग शुल्क। जो ट्रेनिंग वहाँ पे ड्रेस मिलेगी, 1 महीने का खाना मिलेगा, जो भी ट्रेनिंग होगी वहाँ 9,500 रुपये देने पड़ेंगे आपको। तो हैं आपके पास देने के? जी नहीं है अभी तो कहाँ से फिर लेकर? कहीं ना कहीं से इंतजाम करेंगे, घर थोड़े बेरोजगार पड़े रहेंगे सर। सर मेरे पास पैसे नहीं हैं। दूसरा जो यहाँ पे मांगा गया था मतलब पंजीकरण के लिए 350 रुपये, तो यहाँ पे वहाँ ट्रेनिंग में पहुँचने के बाद 9,500 रुपये जमा करने हैं। अगर सुपरवाइजरी के लिए आप करते हैं अप्लाई, ठीक है, तो क्वालिफिकेशन के हिसाब से तो वहाँ पे आपको 40,000 रुपये जमा करने होंगे पहले 3 महीने की ट्रेनिंग में। उसमें भी कोई सैलरी नहीं मिलेगी ट्रेनिंग के टाइम पे। तो सर अपने पास इतना पैसा नहीं है। इससे पहले ये कंपनी सहारनपुर बुलंदशहर में भी इसी तरह का कैंप लगा चुकी है। सुरक्षा गार्ड की शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल फेल या पास आवश्यक है, लेकिन उससे भी जरूरी पैसे देने की उनकी क्षमता है। शायद इसी के वजह से यहाँ आए 70 बेरोजगारों में से 5 ने ही पैसे देने की हामी भरी है, बाकी सब बाहर हो गए हैं। सर रोजगार तो मिल तो रहा है सर, 350 रुपये तो ये फॉर्म भरने के ले रहे पूरे में। और SIS की सिक्योरिटी है, पता नहीं परमानेंट है लिमिटेड है नहीं है। इसके लिए जब ट्रेनिंग सेंटर पे जाएंगे तो वहाँ पे 10,000 रुपये जमा करने कह रहे हैं। फेसबुक पे देखा था मैंने, इनका एडवर्टाइजमेंट चल रहा था तो उसमें देखा था जब मैं यहाँ पे आया। अच्छा, आपको कहाँ से पता लगा? मुझे मेरे दोस्त ने बताया था, उसने यहाँ से फ़ोटो भेजा था मतलब खींच के, ये लग रहे हैं ना पोस्टर, तनु भाई यहाँ पे भर्ती चालू है कल। बच्चे कुछ शिकायत कर रहे थे, उन्होंने बताया था कि भर्ती के नाम पे कुछ पैसे मांगे जा रहे हैं। इस विषय में हम इनसे बात करेंगे। अगर किसी बच्चे से कोई पैसा लिया गया है वो वापस करा दिया जाएगा। इस टाइम रोजगार देने की जरूरत है बच्चों को। हमने हापुड़ जिला सेवा योजन कार्यालय से जब पता किया तो हमें बताया गया कि अब तक 5 रोजगार मेला लगाकर निजी कंपनियों ने 291 लोगों को नौकरी दी है। लेकिन जब हमने सेवा योजन कार्यालय के सिलेक्शन लिस्ट में शामिल बीटेक पास श्रीराम से बात की तो पता चला कि उन्हें महज कागजी नौकरी ही मिली है। एक आदमी था, उसने मेरा पैसा भी ले लिया। अब वो कंपनी है एक्यूप्रेशर हेल्थ केयर सिस्टम, इसी सेवा योजना से जुड़ी हुई है। अच्छा, हाँ, वो कंपनी इसी सेवा योजना से जुड़ी थी। उसी के थ्रू मेरे को कॉल आया जॉब के लिए। उन्होंने मेरे से पैसा भी लिया। उसके बाद मुझे कहा भी आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आपको जॉब नहीं मिलेगा। ये वो बंदा मेरा पैसा लेके भी भाग गया और अपना नंबर भी बंद कर गया। लॉकडाउन में नौकरी गंवाने वाले बेरोजगार और प्रवासी श्रमिकों को नौकरी देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार हर जिले में रोजगार मेला लगा रही है। इसी के तहत अब तक 8,800 निजी कंपनियों ने पंजीकरण कराया है। सरकार का दावा है कि इससे 20 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी, लेकिन कई जगह से निजी कंपनियों के पैसे लेकर भर्ती करने की शिकायत मिल रही है। अभी रिसेंटली कुछ हमने सुना था, लखनऊ से हमारे पास आदेश आए थे, तो उसके थ्रू हमने 2 कंपनियों पे कार्रवाई करी थी, उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया था। उससे रजिस्ट्रेशन अब नहीं हो रहा है उनका। अच्छा। तो अब उनको हम लिस्ट प्रोवाइड नहीं करते बेरोजगारों की, पहले हम करते थे। अच्छा। तो इस तरीके से होती है कार्रवाई, ऐसा नहीं है। सेवा योजन कार्यालय में ऑनलाइन पंजीकरण कराने वाले बेरोजगारों को अपना मोबाइल नंबर समेत कई जानकारियां देनी होती है। अब इस डाटा से कई फर्जी कंपनियां बेरोजगारों से नौकरी देने के नाम पर पैसा भी मांग रही हैं। बेरोजगारों को रोजगार देने की योजना शानदार है, लेकिन कई कंपनियां रोजगार देने के नाम पर बेरोजगारों से पैसा वसूल कर अपना धंधा चमकाने के फिराक में ज्यादा नजर आ रही हैं। इसी के चलते इन कंपनियों पर लगाम कसने की जरूरत है। साथ ही बेरोजगारों के डेटा को सुरक्षित रखना भी उत्तर प्रदेश सरकार के लिए दोहरी चुनौती है। हापुड़ से मोहम्मद कैफ और अदनान के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।